हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए, इस तैयारी को बहुत अच्छा करने के लिए मैं आ गया हूं एक नई सीरीज लेके, जो सीरीज हमारे YouTube चैनल पर लगातार अल्टरनेट डेज पर या फिर रेगुलरली जैसा भी हो पाएगा हम अपलोड करते रहेंगे। आपके इसके रेगुलर नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे। इस पूरी सीरीज में हम इस पूरे के पूरे सिलेबस के, फिजिक्स के सारे सिलेबस के सारे चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि हर चैप्टर से मैंने 35 to 40 क्वेश्चंस पिक किए हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारी सीरीज के पहले चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर आप सब जानते हैं, एंड दैट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। कौन सा चैप्टर है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके बच्चों, तो इन सारे क्वेश्चंस की बात करें, आज हम इस सीरीज का पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक करेंगे, और पार्ट 2 जो नेक्स्ट आएगा उसमें 21 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करेंगे। बट सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनका मैसेज, समझ रहे हो ना, इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को। आप ऐसे समझ लो कि जैसे आप उनके मैसेज का इंतजार करते हो, ऐसे ही ये हमारे क्वेश्चंस का भी इंतजार करिए। एक एक क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स के लिए ढूंढा है, 10 ईयर्स से ढूंढा है, पिक किया है, डिफरेंट सोर्सेस से निकाला है, फिर हमने उन क्वेश्चंस को किया है। इस सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा क्या कि आपको इस सीरीज की हेल्प से सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन भी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे, सारे टॉपिक भी कर लोगे आप लोग। ओके, तो हर एक चैप्टर के आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस के नोट्स बना के आपको सबको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कान में हेडफोन लगा लिया, सामने बैठे हुए हैं और बस सुन रहे हैं। सर सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। लिखोगे कैसे? सर लिखने के लिए आपको अपने एक बढ़िया से पोस्चर, बढ़िया सी जगह बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं रजाई में बैठे हुए कान में सुन रहे हैं। रजाई से निकलने का समय आ गया है। ये वो समय है, 2 महीने का टाइम अगर हमें मिल गया है तो इस 2 महीने को हम लोग ऐसा कर देंगे कि 2 साल 20 साल तक हमें याद रहे कि वो 2 महीनों में हमने इतना अच्छा कर दिया कि हाँ, ये पूरा का पूरा रिजल्ट आपका बोल जाएगा कि हाँ इतनी मेहनत की हमने, इतनी मेहनत की कि 100% लेके आ गए हम। मार्क्स मैं कभी नहीं कहता कि मार्क्स बहुत लेके आओ, बट हाँ इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि यू विल फील प्राउड कि हाँ गौरव सर ने मेहनत कराई थी, हम लोगों ने मेहनत की, और इस मेहनत के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, समझ गए ना? तो इससे बिल्कुल नहीं दूर हटना है। एक एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मत लेना, एक बात ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट मत लेना। स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर दिक्कत होगी आगे। आप सोचोगे कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे, तो कभी नहीं आएगा वो। ओके, समझ गए बच्चों? समझ गए ना? क्लियर है? आगे बढ़े, अपने फर्स्ट चैप्टर में बढ़े। पहला चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्लियर? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस क्वेश्चंस की सीरीज को। ओके, कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पहला चैप्टर है हमारा, पता है आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर आते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, ये सब हम लोगों को इसमें पढ़ना है। ठीक है, और उसी के बेस पे हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। स्टार्ट करें। ओके, ये मैंने इस तरह की आपको शीट्स बना रखी हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। इसके क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, पहले हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। Okay, question number 1 is a point charge is placed at the center of a hollow conducting sphere of inner radius r and outer radius 2r. We have a conducting sphere, hollow conducting sphere. Inner radius is r and outer radius is 2r. Okay, inner radius is r and outer radius is 2r. We have to find out the ratio of surface charge density of the inner surface charge density. As you all know, मैं यहाँ पर एक बार फिर याद दिला दूँ आपको, चार्ज डेंसिटी हमारी 3 तरह की थी।
एक थी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जिसको हम लोगों ने dq अपॉन dl लिखा हुआ था। एक थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोगों ने dq अपॉन da लिखा हुआ था। और एक थी हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, जिसको dq अपॉन dv लिखा हुआ था। अब आप क्लास 9th के बच्चे नहीं रहे हैं जो डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम समझ के खत्म कर दें। आपको पता है सर चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, तो चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होती है। अगर 1 डायमेंशनल बॉडी है, लीनियर चार्ज है, तो लैम्डा इक्वल्स टू dq अपॉन dl होती है। 2 डायमेंशनल बॉडी है जिसमें एरिया आएगा तो क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आ जाएगा। और अगर वॉल्यूम की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, तो dq अपॉन dv आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? ओके ठीक है। सिग्मा, अब सिग्मा निकालना है हमें, सिग्मा इनर टू द सिग्मा आउटर, ओके। एंड सिग्मा एज यू कैन से dq अपॉन da। आपको ये भी पता है कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी कि अगर यहाँ पे प्लस q चार्ज है तो यहाँ माइनस q चार्ज होगा, यहाँ माइनस q चार्ज है तो यहाँ प्लस q चार्ज होगा। बट सरफेस चार्ज डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है। आप लोग बताइए, ठीक है। तो सिग्मा क्या है बच्चों, मैं डायरेक्टली इसको रेशियो निकालना है, डायरेक्शन के बारे में देखेंगे हम लोग। तो सिग्मा इज q अपॉन a इनर डिवाइड बाई q अपॉन a आउटर। q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा a आउटर डिवाइड बाई a इनर, ओके। अब ये स्फीयर है और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, आर आउटर का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई आर इनर का स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर आउटर, आउटर इज 2r, तो 2r का स्क्वायर डिवाइड बाई इनर इज r का स्क्वायर, ठीक है। 2r का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4r स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो आंसर आ जाएगा हमारा सिग्मा इनर टू द सिग्मा आउटर इज 4:1। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है ना, कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है, ओके। आप लोग कॉपी कर लो इसको जल्दी से, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए इसके, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। यही मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है 2023 में जब आप अपीयर होंगे बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल फाइंड फ्रॉम दीज क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ कंडक्टिंग चार्ज -q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। एक अनचार्ज कैपिटल, देखो भाई इन्होंने क्या कहा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। क्या बनानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और आपको सबको पता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गोज टू माइनस चार्ज, ओके क्लियर, ओके ठीक है। तब इन्होंने कहा एक हमारे पास एक अनचार्ज प्लेट है, ठीक है। प्लेट मैं आपको इस तरह से बना रहा हूं, बट आपको पता है सर प्लेट क्या होगी, जैसे मान लो ये A4 पेपर है हमारा, इस तरह की प्लेट होगी, ठीक है, इस तरह की प्लेट होगी हमारी, बट हमने इसको 2D में दिखाने के लिए बस एक थोड़ा सा इस तरह से बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखा हुआ है, माइनस का Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है सर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज गोज टू नेगेटिव चार्ज। अब गोज टू नेगेटिव चार्ज तो है, बट पॉजिटिव चार्ज कहाँ है सर, बताइए जल्दी दिमाग लगाइए। अच्छा एक बात बताओ, हमने मेथड्स पढ़े थे चार्ज करने के, किसी बॉडी को चार्ज करने के मेथड सीखे थे, और वो मेथड्स हमने 3 सीखे थे। उसमें से एक मेथड था, कौन सा मेथड था हमारा, चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन और फ्रिक्शन पे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग सीख लेंगे। अभी हमें जो क्वेश्चन है वो है चार्जिंग बाई इंडक्शन पे, ठीक है बच्चों। अब चार्जिंग बाई इंडक्शन कहता है कि अगर यहाँ माइनस चार्ज है तो उसके पास में जो बॉडी होगी इसके अपर सरफेस पर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो आ जाएगा ना। इस पे क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नीचे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। वो हमने नहीं बनाया है, बस ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज बनाया है, ठीक है। अब यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हो गया नेगेटिव चार्ज, तो सर आपको अब तो क्लियर हो ही गया कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, बताइए। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी बन जाएंगी, यस और नो, अरे बोलो भाई, ठीक है। इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी, ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ड्रॉ हो गई, ठीक है। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसके अराउंड हमने बना लिया बच्चों, बताइए बच्चों, ये हमने किसके अराउंड बना लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट
व्हेन अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, क्या यहीं पे होंगी? नहीं भाई, इधर से भी आ रही होंगी। ठीक है, इधर से भी आ रही होंगी, इधर से निकल के जा रही होंगी। ठीक है, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। ठीक है, तो ये माइनस क्यू से हमें एक मिल गया। ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। ये सारे एक ही साल में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक ही ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो इसीलिए सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। बट मैं इस क्वेश्चन से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपको ओवरव्यू दे दूंगा, इसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, एक है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, एक दूसरा भी प्लस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड डी डिस्टेंस अपार्ट। कितनी दूर रखे हुए बच्चों? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली कितनी बच्चों, बताओ? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारी वो कितनी? क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और वो गिवन है हमें डी। कितनी डिस्टेंस दी है? डी। ठीक है, अब क्या आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट प्लस चार्ज से ही करती हैं? हाँ करती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, तैयारी कर रहे हो। अब जो ये प्लस है और ये प्लस है, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। अब क्या करें? ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही होगी उसे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो इधर चली जाएगी। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही होगी वो क्या होगी? वो बच्चों रिपेल होगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं ना, कुछ इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं। अभी देखना आपको रिपेल होते हुए नजर आएगा। ठीक है, दिख रहे हो? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअली जा तो इधर रही थी, बट बिकॉज ऑफ दैट चार्ज ये रिपेल हो गई, ऊपर चली गई। ठीक है, ऐसे यहां होगा। ठीक है, ऐसे इधर होगी, ऐसे ही हमारा इधर होगा या नहीं? बोलो भाई, देखो ऐसे ही हमारा इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और बना लो, इधर 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 इधर। किसके लिए हो गई हमारी? 2 पॉजिटिव चार्जेस के लिए। क्लियर, समझ गए? अब देख सकते हो बेटा, माइनस क्यू चार्ज था सिर्फ अकेला, तो इस तरह का फिगर आया। 2 प्लस क्यू चार्ज आ गए तो रिपल्शन दिख गया। अगर 2 माइनस प्लस माइनस होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया। अब अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और पोलैरिटी अपोजिट होगी। एक प्लस का चार्ज होगा, एक माइनस का चार्ज होगा। ठीक है भाई, एक प्लस का चार्ज बना दिया हमने और एक क्या बना दिया? माइनस का चार्ज बना दिया। एक प्लस का चार्ज बना दिया, एक माइनस का चार्ज बना दिया। अब तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं आपको, अब तो आप बना ही लोगे इसमें। अरे बना लोगे या अभी भी नहीं बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? बताओ भाई, कहाँ से निकलेंगी ये बताइए? ये गई प्लस से माइनस, ऐसे ही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलो भाई, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ये रहा हमारे पास। ठीक है बच्चों, क्लियर, डन। ठीक है, ये डाइपोल। इसी में एक और क्वेश्चन ये ऐड कर देते हैं, और वो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप। आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लास 10th में पढ़ी थी, उसमें देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं? क्यों नहीं बनाती हैं? इसके 2 रीजन समझो। पहला रीजन ये है कि सर मैंने कहा सर ये रहा हमारे पास एक बॉडी, ठीक है, ये रहा बॉडी, और इस बॉडी पे इधर प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, मैंने मान लिया। तो क्या इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बॉडी के अंदर? बोलो बोलो, नहीं होता। अगर ये नहीं होता है तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई कि यहां से निकलेगी तो यहां तक ही जाएगी, बस क्लोज नहीं होगी, मतलब अंदर नहीं आएगी। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी इज 0, पहली प्रॉपर्टी। कहो सर ऐसा ना हो तो, मान लो कि हमारे पास ये बॉडी है, यहीं से निकले और यहीं आ जाए। हो सकती है भाई, आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, बट एक बात क्लियर हो रही होगी कि सर ये निकलती तो पॉजिटिव से है, जाती माइनस से है, तो बेटा प्लस और माइनस दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते,
है ना। जब प्लस और माइनस एक साथ नहीं हो सकते मतलब ना तो ये कंडीशन पॉसिबल है ना ही ये कंडीशन पॉसिबल है, मतलब ये क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। क्लियर, समझ गए, याद रखोगे, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस हमें कई बार आते हैं, ठीक है। इसमें भी करेंगे हम लोग और ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग आगे भी करेंगे, कैपेसिटर में भी करेंगे, ठीक है, जहां पे डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात हो रही होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक बात और, स्क्रीनशॉट मत लेके रखना क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेवफा होते हैं, कभी काम नहीं आते, ठीक है, स्पेस और कंज्यूम करते हैं आपका। इट्स बेटर कि आप एक कॉपी लीजिए, नई कॉपी, और उस पे सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, साथ साथ सॉल्व कीजिए। गारंटी हमारी है कि आपका रिजल्ट बहुत इंप्रूव होगा, ये गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही हैं सर, कुछ नया है ही नहीं, ठीक है। ओके, करें क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग इक्वल चार्जेस, ठीक, 2 पॉइंट चार्ज हैं, इक्वल चार्ज है, ठीक, 2 पॉइंट चार्ज हैं, मान लो एक प्लस क्यू है, दूसरा भी हमारा प्लस क्यू है। सर ये दोनों रिपेल कर रहे होंगे या अट्रैक्ट? आप कहोगे सर आपने प्लस प्लस क्यों किया? सर माइनस ले लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, प्लस प्लस रिपेल कर रहे होंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। सेपरेटेड बाई 1 मीटर, कितनी है 1 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, सर यहां कौन सा फोर्स होगा? फंडामेंटल फोर्सेस याद है आपको, 4 फोर्सेस थे, कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर तो सर हम न्यूक्लियाई में देखेंगे, बाद की बात, हटाओ उसको, ठीक है। अब 2 बचे, ग्रेविटेशनल फोर्स 11th क्लास में आप सीख चुके। फर्स्ट चैप्टर में है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। यहाँ प्लस प्लस मान लिया है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स कितना होता है बच्चों? कूलॉम्स लॉ, याद आया? कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। अच्छा, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? कहता है सर F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इन्होंने कहा है इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो कितना है हमारा? 8 न्यूटन है सर, 8 इक्वल्स टू। अच्छा, इस K के बारे में पता है आपको? K की वैल्यू कुछ याद हो तो K इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लोग लिखते थे 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, याद है? ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 8, बैठो, ठीक है, 8 न्यूटन, ठीक है। तो K तो वैसा ही रहेगा, इक्वल है मतलब Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q, और R स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। एक तरह से अगर देखा जाए तो 8 इक्वल्स टू K Q स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 8। कितनी आ गई? 8, ठीक है। Now, what will be the force experienced by them if they are held in water at the same distance? अब इन सब को उठा के वाटर के अंदर रख दिया, वाटर के अंदर रख दिया, जिसके लिए इन्होंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, और K वाटर है 80। कितना दिया है? 80। सर अगर याद हो इस K के बारे में तो ये K जा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट इज, ठीक है, अगर याद हो रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, या फिर K की वैल्यू बात करें हम लोग, ठीक है, K की वैल्यू बात करें तो K था हमारा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मीडियम टू द एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन मीडियम जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट कंडीशन देख लो भाई, F इक्वल्स टू, अब हमारे पास K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यानी कि ये जो K हमने लिखा है इसकी जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब ये जो है मीडियम चेंज हो गया, मतलब इसको F डैश मान लेते हैं, और यहाँ पे उस मीडियम की बात की है तो एप्सिलॉन M बात कर लेते हैं, ठीक है। लगा दो जल्दी से, F डैश इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन M की जगह कितना आएगा?
k इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q डिवाइड बाई R का स्क्वायर। सर R की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। R कितना है 1 का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट याद है आपको, यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है। एफ डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इसको अलग कर लो, के की वैल्यू कितनी है हमारी, के दिया हुआ क्वेश्चन में 80, वाटर के लिए 80 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 1। इसको अलग कर लो, ये आ गया 1 अपॉन 80 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और सर यही जो वैल्यू है क्वेश्चन में, यही जो वैल्यू है क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर है 8 अपॉन 80। आंसर आ गया 1 अपॉन 10 या फिर कह सकते हो 0.1। यानी कि ये क्लियर हो गया कि जब वाटर के अंदर रखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है या अट्रैक्शन जो भी होगा, यहाँ तो रिपल्शन है इस कंडीशन में, वो हमारा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ओके, करो इसे जल्दी से। अभी जो मेथड किया था हमने क्वेश्चन नंबर 5 का, वो एक लेंथी मेथड है जिससे बहुत बच्चे करते हैं, बट हम क्योंकि स्मार्ट हो चुके हैं हम लोग करेंगे अपने नए मेथड से। और वो मेथड क्या है, देखो आपको पता है सर f जो होता है वो k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो f है वो k की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर सब कुछ कांस्टेंट है बट चेंज क्या हुआ है, एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है, तो ये भी तो देख सकते हो सर कि जो f है वो एप्सिलॉन के जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं f डैश अपॉन f डैश का मतलब है f वाटर डिवाइड बाई f एयर विल बी, ये किसके लिए फिर हो जाएगा एप्सिलॉन इन एयर, एयर मतलब एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई वाटर के लिए कितना हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन इन वाटर। ये मीडियम का आ गया, और मीडियम का जो होता है बच्चों वो आपको पता ही है, एफ वाटर अपॉन एफ ए। मीडियम के लिए कितना हो जाएगा के टाइम्स जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, कट गया, कितना आ गया 1 अपॉन 80। ठीक है, एफ इन एयर दिया हुआ है क्वेश्चन में और वो दिया हुआ है हमें 8 इक्वल्स टू 1 अपॉन 80, 8 से कट गया 10, यानी कि एफ डब्ल्यू एफ इन वाटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन। डायरेक्ट, बहुत आसान तरीका। ठीक है, आपको एग्जाम में ये सब करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है, सीधे आप लिख सकते हो जो एफ है वो एप्सिलॉन नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब करो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक डायग्राम दिया हुआ है और वो डायग्राम क्या है वो देख लो। ठीक है, ये रहा हमारे पास डायग्राम और इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्होंने दिखाई हुई हैं। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्होंने दिखाई हुई हैं। ठीक है, ए, बी, सी और डी। हमें यह बताना है कि इन चारों में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सही है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है, करेक्ट कौन सी है। देखो अब कुछ प्रॉपर्टीज पहले यहां से शुरू करते हैं। देखो आपने देखा था कि किसी भी सरफेस के हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। क्या यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है, नहीं है, मतलब ए वाला पार्ट गलत। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के अंदर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर 0 होता है, मतलब ये भी गलत। क्या अंदर होता है, ये भी गलत। ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँ यहाँ परपेंडिकुलर, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना, ये क्लियर हो गया ना कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है इसमें दो प्रॉपर्टीज हुई चेक। पहली प्रॉपर्टी कि किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड द शेल। एंड सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये तो स्फेरिकल था तो ऐसे बना दिया, अगर वैसे भी होगा तो भी हमारी क्या होंगी, परपेंडिकुलर ही होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7th क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट एट। देखो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है P, एट अ पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किस पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है,
अब जल्दी से देखो, बहुत आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है। और वो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल। इसमें पहले इक्वेटोरियल कहा है तो पहले हम लोग इक्वेटोरियल के लिए प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल, ठीक है। कैसे सर? ये प्लस क्यू, ठीक है, एक डाइपोल है, ठीक है, ये हमारा प्लस क्यू हो गया, ठीक है, ये हमारा प्लस क्यू हो गया, ठीक है, और इधर क्या हो गया हमारा माइनस क्यू हो गया, ओके। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा ये माइनस क्यू हो गया, इधर हमारा प्लस क्यू है, इधर हमारा माइनस क्यू है। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर इसकी लेंथ कितनी होती है डाइपोल की, बताओ? 2a। अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें तो ये कहाँ होगा, किसी यहाँ पॉइंट पे, ठीक है। ये P पॉइंट ले लिया, मान लो ये कितनी डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, जो सही लगे आपको, ठीक है। R डिस्टेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, R डिस्टेंस ले लो, R, ठीक है। अब कहा गया है कि इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। ये पूरी 2a थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर कितनी होगी बताओ, a, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी बताओ, a, सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसके बाद, अब ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेक करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने का सिंपल रूल होता है कि उस पॉइंट पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो। जैसे ही रखोगे तो ये प्लस क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। तो अगर करेगा तो बेटा किस साइड में करेगा, ये भी बताया आपको, इस डायरेक्शन में करेगा, E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, समझ गए। ये माइनस क्या करेगा, इसको बताओ, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, E इस डायरेक्शन में हो जाएगा, किसकी वजह से, E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, सही है, क्लियर, समझ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो पहले तो इनकी एक्सप्रेशन लिख लो कि E प्लस क्यू क्या है और E माइनस क्यू क्या है। सर E प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि के क्यू बाई आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बता सकते हो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, ये है r, ये है a, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये हमारी r हो गई, ये हमारी a हो गई, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी हमारी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आता क्या है, r का स्क्वायर, यानी कि r का स्क्वायर आता है, यानी कि अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर, या फिर कह सकते हो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, माइनस क्यू निकाल लेते हैं। सर माइनस क्यू होगा तब भी, मैंने देखो बुक्स में आपको पता है कि यहाँ पे प्लस से और माइनस से करके दिखाया गया है, फिर आई जे के भी लिया गया है, बट हम इसे बहुत सिंपल रखते हैं। सिंपल, आप मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन हम बाद में देख लेंगे। के क्यू बाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये r है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगी हमारी, बताओ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आ गई, दो आ गई। अब हमें क्या करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट जरा देखो, सर एक बात बताओ, दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे देखना, अब इस चीज को समझना, सर E के दो कंपोनेंट, एक इधर होगा, मैंने मान लिया इसको E1, ठीक है, इसको मान लिया E2, ऐसा करो, इसे E1 मान लो, इसे आप E2 मान लो। अब क्या होगा बेटा, ये E1 है तो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर होगा हमारा E1, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो इधर कितना होगा, E1 कॉस थीटा, ऊपर कितना होगा, E2 साइन थीटा, ठीक। ऐसे ही इसका E2 का दो कंपोनेंट, ये अगर थीटा लिया है तो परपेंडिकुलर ये भी थीटा होगा, यानी कि इधर क्या हो जाएगा हमारा E2 कॉस थीटा, और इधर कितना होगा हमारा E2 साइन थीटा, ठीक है, यहाँ E1 आएगा। अब अगर देखो बच्चों, E1 और E2 बराबर से, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे, यानी कि E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा विल कैंसिल आउट ईच अदर। लिख लेंगे एक पॉइंट, क्या कि E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा विल कैंसिल, ठीक है। बचा क्या, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बताइए, तो ई नेट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपको E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा,
क्योंकि E1 और E2 बराबर हैं तो सर जरा वैल्यू पुट करो। E1 की जगह KQ बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस KQ बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। प्रॉब्लम आएगी कॉस थीटा में। अब कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये देखो थीटा है नहीं, अगर ये थीटा है, ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक तरह से बन रही है, तो ये सेम लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इस ट्राइंगल में आप कॉस थीटा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा वो भी देख लो। कॉस थीटा के साथ इसका रेशियो होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो कॉस थीटा बेस कितना है इसका a और हाइपोटेनियस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि बेस इज a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हो a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, समझ गए? तो कॉस थीटा ही मिल गया, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ई नेट जो आ जाएगा हमारा, ई नेट जो हमने निकालना है वो आ जाएगा हमारा ई के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो दोनों बराबर थे तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इनटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, इनटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। सही है, के क्यू इंटू ए है ये। अब इसे अलग करो, ये हो गया हमारा k इंटू क्यू इंटू 2a, 2 और a को अलग कर लिया, डिवाइड बाई यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, यहाँ पे कितनी है 1/2, 1 प्लस 1/2 हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2। क्यू इंटू 2a क्या बन गया, क्यू इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई नेट इक्वल्स टू k इंटू पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्वेटोरियल लाइन। किसके लिए है हमारा, इक्वेटोरियल लाइन। इसी के लिए कहा गया है, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट फॉर ई इक्वेटोरियल दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सही है। अगर हम कम रेंज की बात करें, ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो कि जो R है वो A के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, क्योंकि सर ये डाइपोल है, डाइपोल मतलब मॉलिक्यूल के अंदर HCl मान लिया, तो HCl आपको पता है सर H प्लस और Cl माइनस के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होगी, या फिर H2O मान लो, H प्लस और OH माइनस के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर R A से बड़ा है तो R स्क्वायर A से बहुत 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 बड़ा होगा ए स्क्वायर से। ठीक है, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इट मीन्स हम ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। कर दिया नेग्लेक्ट हमने। अगर ए स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो सर ई इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। इक्वेटोरियल पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, अब देखो इसको आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये कैंसिल आउट, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। दिस इज फॉर ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल। क्लियर, समझ गए? जब पोटेंशियल पूछा जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में हम पूछेंगे तो वहाँ पे 0 आता है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर हमारा ई इक्वेटोरियल इतना आता है। क्लियर, समझ गए? ठीक है, तो हमने इक्वेटोरियल पॉइंट वाला देख लिया, जरा ध्यान से समझो। इसमें एक चीज और ऐड ऑन करेंगे हम। देखो है कुछ भी नहीं, हमने अभी क्या निकाल दिया था, मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड कितना आया था बताओ, ई इक्वेटोरियल जो आ गया था वो आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब, यही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होता है, कुछ बुक्स में हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो माइनस क्यों लगाते हैं उसका रीजन समझो। ये प्लस था, ये माइनस था, और हमारा जो इक्वेटोरियल पॉइंट आया था वो यहाँ आया था। ठीक है, ये प्लस लिया था, ये माइनस लिया था, याद करो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एफ लिया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एफ लिया था, और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो यहाँ पे आया था। ठीक है, ई नेट इधर आया था। सर ई नेट किधर है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और डाइपोल की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस से प्लस। क्या दोनों अपोजिट है, अपोजिट है, इसीलिए क्या लेते हैं वो लोग, वो क्या कर देते हैं कि ई इक्वेटोरियल जो है ना वो सर किसके बराबर होता है, माइनस के पी, के मतलब
1/4πε0/r³। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी कभी माइनस भी पूछा जा सकता है, प्लस भी पूछा जा सकता है। तो ये है इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन। अब क्या करने वाले हैं हम, इसी का नेक्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है, एक्सियल लाइन का। एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर एक्सियल लाइन पूछा जाए तो हम एक्सियल लाइन का करेंगे, अगर इक्वेटोरियल लाइन पूछी जाए तो इक्वेटोरियल लाइन का करेंगे। ऐसा मत करना किसी में कर दिया, ठीक है। अब एक्सियल लाइन देखना, हमारे पास ये रहा -q चार्ज, ये रहा हमारा +q चार्ज। दोनों के बीच की डिस्टेंस तो आपको पता ही है कितनी होती है, 2a, सही है। एक्सियल लाइन मतलब इसी की एक्सिस पे यहाँ पर कोई एक P पॉइंट है, ठीक है। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सर ये कितनी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है भाई, ये डिस्टेंस है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, r है। ये पॉइंट मान लो A, ये पॉइंट मान लो B, सही है। ये मान लो A, ये मान लो B। अब जरा एक बात बताओ, सर ये तो चलो A हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, A भी A होगा, ये हमारा A होगा, सही है। अब एक बात बताओ, ये जो है ये +q, अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, मैंने आपको बताया किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस चार्ज रखो, प्लस चार्ज रखोगे तो ये रिपेल करेगा, कौन सा वाला, B वाला, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B इज इन दिस डायरेक्शन। ये माइनस वाला यहाँ प्लस चार्ज रखा हुआ है तो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा मतलब इस डायरेक्शन में, E A, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। दूसरा, आपको ये भी पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपको यहाँ से भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला ही पता है आपको, KQ/r², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो ये भी क्लियर है आपको, ठीक है। यानी कि r अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो अगर देखा जाए तो +q से p की डिस्टेंस और -q से p की डिस्टेंस में जो q से p की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है कम है, मतलब b वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। यानी कि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, EB में से EA को माइनस करेंगे। बात करते हैं डायरेक्शन की, तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है, यानी कि वो तो इसी डायरेक्शन में होगा। अब देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। जरा EA की वैल्यू देखते हैं, EA इक्वल्स टू K, A पे चार्ज कितना है, Q डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, इस P से लेके A तक की डिस्टेंस। सर ये डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस है A, तो यहां से यहां तक कितना हो गया हमारा, R + A का होल स्क्वायर, सही है। ऐसे ही EB की बात कर लें हम लोग तो कितना होगा, EB की बात कर लें हम कितना होगा, EB कितना होगा, KQ, B पे भी चार्ज कितना है हमारा, B पे कितना है, Q डिवाइड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। सर ये कितनी है, R, ये कितनी है, A, तो ये कितना हो गया, R - A का होल स्क्वायर, R - A का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे EA आ गया, ये EB आ गया। अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको पता ही है, फिर E नेट या फिर कह सकते हो E एक्सियल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस P पॉइंट पे मैंने आपको बताया अभी, EB में से EA को माइनस करना पड़ेगा, कर देंगे माइनस, EB माइनस EA, ठीक है। EB की वैल्यू KQ डिवाइड बाई R - A का होल स्क्वायर माइनस KQ डिवाइड बाई R + A का होल स्क्वायर। देख लो, EB is KQ upon R - A का होल स्क्वायर, EA is KQ upon R + A का होल स्क्वायर। कर देते हैं सर, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, KQ कॉमन है, नीचे एलसीएम हो जाएगा, R - A का होल स्क्वायर और R + A का होल स्क्वायर। इधर शुरू हो जाएगा हमारा R + A का होल स्क्वायर माइनस R - A का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, करो सॉल्व भाई, K × Q, नीचे ऊपर हो जाएगा A, अच्छा A² - B² खोल दो या फिर A + B का होल स्क्वायर खोल दो, जो भी ठीक लगे आप वैसा कर लो, A² + B² + 2RA माइनस A² + B² - 2RA, ठीक है। डिनोमिनेटर में इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं, R - A R + A का होल स्क्वायर, ठीक है। करो भाई सॉल्व इसको, जो भी ओपन करेंगे हम, करते हैं ओपन इसको ब्रैकेट को, R² + A²
प्लस 2RA माइनस R² माइनस A² माइनस माइनस प्लस 2RA डिवाइडेड बाई R² माइनस A² का भी होल स्क्वायर। R² से R² कैंसिल आउट, A² से A² कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया K इंटू Q इंटू 2 इंटू 2RA डिवाइडेड बाई R² माइनस A² का होल स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2K R इंटू Q इंटू 2A। देखो R हमने पहले लिख लिया ये, ठीक है, ये 2 हमने आगे लिख लिया और Q इंटू 2A अलग कर लिया, डिवाइडेड बाई R² माइनस A² का होल स्क्वायर। Q इंटू 2A क्या बन गया हमारा? Q इंटू 2 क्या बन गया? P, डाइपोल मोमेंट P, यानी कि E एक्सियल जो हम निकाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम पहुंच गए 2K R इंटू P डिवाइडेड बाई R² माइनस A² का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2 इंटू 1/4πε0 R इंटू P डिवाइडेड बाई R² माइनस A² का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सियल लाइन। बट एग्जाम में ये तो पूछा ही नहीं जाता है, वो एक कंडीशन दे देते हैं कि अगर R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है A से, जैसे हमने इक्वेटोरियल में प्रूफ की थी, यानी कि अगर मैं कह दूं R इज ग्रेटर देन A, देन R² विल बी ग्रेटर देन A², यानी कि A² कैन बी नेग्लेक्टेड। कर दो भाई A² को नेग्लेक्ट, A² को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, A² को नेग्लेक्ट कर देते हैं। E एक्सियल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू K इंटू R इंटू P डिवाइड बाई R² की पावर 2, यानी कि आ गया 2K RP अपॉन R की पावर 4। R से हमारा ये कट गया, कितना? क्यूब, कह सकते हो 2KP अपॉन R क्यूब। दिस इज फॉर E एक्सियल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 2KP अपॉन R क्यूब। यहाँ पे एक चीज और याद रखना, क्योंकि KP अपॉन R क्यूब की वैल्यू हमने निकाली थी E इक्वेटोरियल, या फिर कह सकते हो जो E एक्सियल है वो हमारा -2 टाइम्स E इक्वेटोरियल होता है, E इक्वेटोरियल होता है, ठीक है। माइनस क्यों आया? क्योंकि अभी हमने E इक्वेटोरियल में देखा था ये माइनस KP अपॉन R क्यूब के बराबर है, ये हमारा प्लस के बराबर है, इसलिए जो E एक्सियल है वो किसके बराबर है? 2 इक्वेटोरियल। एमसीक्यूज में अगर डायरेक्टली आना चाहें तो ये लगाएंगे हम लोग, ठीक है। अगर इक्वेटोरियल दिया है, एक्सियल पूछा गया है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एक्सियल पूछा गया है, एक एक्सियल दिया है, इक्वेटोरियल पूछा गया तब भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अभी जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेटोरियल लाइन पूछा था, बट हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में आपका एक्सियल लाइन भी पूछ लिया जाए, तो मैंने इसीलिए आपको दोनों करा दिए, ठीक है, समझे। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक्चुअली में ये 3-4 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक करा रहे हैं क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ सेम है इस क्वेश्चन में। देखो क्या है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। सर जो डाइपोल लेंथ होती है वो होती है 2a, याद रखना कभी ये a मत लिख देना, कुछ होशियार बच्चे होते हैं वो a लिख देते हैं, और जब a लिख देते हैं तो आपको पता है सर कि उनका आंसर ही a की फॉर्म में आ जाता है और 0 मिल जाता है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर when placed with its axis making an angle of 60 डिग्री with uniform electric field, ठीक है भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 60 डिग्री पे रखा हुआ है, कितने पे रखा हुआ है? 60 डिग्री पे रखा हुआ है। एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 8√3 न्यूटन मीटर। टॉर्क कितना दिया है क्वेश्चन में? 8√3 न्यूटन मीटर, ठीक है, 8√3 न्यूटन मीटर। Calculate the potential energy of the dipole if it has a charge of ±4 नैनोकूलम। चार्ज दिया है, टॉर्क दिया थीटा, हमें निकालना क्या है इसका बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी U निकालना है, U निकालना है, ठीक है, U निकालना है, निकल जाएगा U, बहुत आसान है। U निकालने का तरीका तो आपको पता ही है, देखो -PE cos थीटा मैंने आपको बताया था, बट उससे पहले हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलेगा? इस टॉर्क से निकलेगा। टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा, वेरी गुड, PE sin थीटा, ठीक है। अब P तो पता नहीं, P की जगह Q इंटू 2A इंटू E sin थीटा, टॉर्क, ठीक है। अब इस टॉर्क की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 8√3
3 इक्वल्स टू क्यू, क्यू कितना है 4, अब नैनो है मतलब 10 की पावर माइनस 9, ठीक है, इंटू 2 इंटू ए, नहीं 2a पूरा का पूरा ये 2a ही है, कितना 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 इंटू ई इंटू साइन थीटा कितना बेटा 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, 8√3 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और 2 माइनस का 11 इंटू ई इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी है हमारी बेटा √3/2, √3 से √3 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करूँ तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक 2 इक्वल्स इंटू ये नीचे आएगा अपॉन 10 की पावर माइनस 11 इक्वल्स टू ई, या फिर कह सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 11, क्या होती है यूनिट बताओ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस, देखो कभी भी क्वेश्चन में ना अगर मैग्नीट्यूड के बारे में कहा जाए तो माइनस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन पूछी जाएगी तब लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड कहा गया तो आप माइनस हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस पी, पी बेटा क्यू इंटू 2a इंटू ई इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है, लगा दो भाई। माइनस क्यू की वैल्यू 4 नैनो कूलम 10 टू द पावर माइनस 9, 2a 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू ई कितना है हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 60, कॉस 60 कितना है 1/2, ठीक है। आप देख लो भाई हो गया सॉल्व, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, बट ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 4 2 जा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और माइनस 2 माइनस 11 प्लस 11, आंसर कितना आ गया -8 का जूल, दिस इज द आंसर। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है ही है, एक शॉर्टकट मेथड भी होता है इसका, और वो क्या होता है शॉर्टकट मेथड वो देख लो, वो देख लो, ठीक है। मैं जल्दी से बता देता हूँ शॉर्टकट मेथड अलग से। टॉर्क जो है बेटा वो कितने बराबर है पीई साइन थीटा, और यू किसके बराबर है यू माइनस पीई कॉस थीटा। तो कभी भी ना पूरी वैल्यूज ई या वगैरह मत निकाला करो, सिंपल सी बात है, यहां से P इंटू ई की वैल्यू निकालो, यहां से P इंटू बी की वैल्यू निकालो, या फिर ये भी कह सकते हो जो टॉर्क और यू का जो रेशियो होता है वो हमारा -10 थीटा के बराबर होता है, डायरेक्टली निकल जाएगा, यहां से डायरेक्टली निकलेगा। बट बच्चे क्या होते हैं भूल जाते हैं ये वाला है, इसलिए वो लगाते हैं। डायरेक्टली याद रखना कि जो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो होता है वो -10 थीटा के बराबर होता है। देख लो यहां से इतना आसान हो जाएगा। टॉर्क कितना दिया है हमें बताओ 8√3 इंटू यू निकालना इक्वल्स टू -10 थीटा कितना 60, 10 60 कितना होता है √3, कट गया, आंसर कितना आ गया -8 जूल। एक लाइन का सवाल हो जाएगा, ठीक है, एक लाइन का सवाल हो जाएगा। ये तो सभी करते हैं और ये होशियार बच्चे करेंगे, ठीक है, जो मेरे से पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ स्मॉल मेटल स्फीयर कैरिंग अ चार्ज प्लस क्यू, ये एक्स्ट्रा है, ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट। A small metal sphere carrying a charge plus q is located at the center of a spherical cavity in a large and बकवास है पूरी लिखी हुई, देखो जल्दी देखो, हमारे पास एक स्फेरिकल कैविटी है, मतलब ये हो गया कि एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, और इस हॉलो स्फीयर के बीचों बीच में एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया है, एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया है, और इस प्लस क्यू चार्ज से r1 डिस्टेंस पे एक p पॉइंट है, ठीक है, एक P1 पॉइंट है, ठीक है, और यहां क्या रखा हुआ है एयर, और ये है हमारा मेटल, ये क्या है हमारा मेटल, ठीक, इतना सब कुछ दिया हुआ है। A small metal sphere carrying a charge plus q is located at the center of the sphere in a large uncharged metallic spherical shell, बाहर वाला अनचार्ज्ड, राइट द चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि जो चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन होता है वो हमेशा इस तरह से होता है, ये अगर प्लस क्यू चार्ज है तो ये प्लस क्या करेगा, इस पे क्या कर देगा माइनस का क्यू ले आएगा, ठीक है। अगर इस साइड माइनस क्यू आ गया तो ऊपर कितना हो जाएगा प्लस क्यू, मतलब जो इनर सरफेस पे चार्ज होगा, इनर सरफेस पे चार्ज होगा वो कितना होगा हमारा माइनस का क्यू, और जो आउटर सरफेस पे चार्ज होगा वो कितना होगा हमारा
बताओ प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू। नेट अनचार्ज था वो नेट अनचार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो हो जाएगा। अब और कहा गया है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P1। इस P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। सर इस P1 के बीच में कितना चार्ज है अंदर, Q, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, E P1 पे कितना हो जाएगा, K चार्ज कितना है, Q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है, R1 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R1 का स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बस हो गया, इतना सा क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है आपकी बार, डाइपोल मोमेंट कैसे नोट करते हैं हम लोग, P 3 × 10⁻⁸ कूलॉम मीटर, ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन में cm लिखा हो ना, सेंटीमीटर मत समझना, इसको कैपिटल C लिखा होगा ये, तो कूलॉम इंटू मीटर होता है ये। फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना, 10⁻³ न्यूटन पर कूलॉम। अब यहाँ पे ना एक चीज आ गई, वो है क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो अगर कोई डाइपोल है, देखो बेटा यहाँ समझना, इस चीज को क्लियर कर देते हैं बिल्कुल। ये देखो हमारे पास ये रहा, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और आपने देखा था सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने डाइपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ था, रखा था या नहीं रखा था, यहाँ माइनस क्यू रखा था, यहाँ प्लस क्यू रखा था, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ली थी हम लोगों ने, 2a, एंगल कितना था हमारा, थीटा, ये लिया था, ये लिया था, ठीक है। अब इसके बाद कहा है इन्होंने स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब कितना होता है, स्टेबल का मतलब कुछ भी नहीं है इसके पास, कुछ भी फोर्स है ही नहीं, कुछ भी फोर्स नहीं है, मतलब टॉर्क कितना लग रहा हो उस पे, 0, पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, 0, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, बट अभी हम टॉर्क की बात करते हैं। देखो बेटा अगर टॉर्क 0 है, मतलब ये हो गया कि जो डाइपोल है ना वो ऐसे ना रख के वो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये प्लस क्यू कहां पहुंच गया, इधर, और माइनस क्यू कहां पहुंच गया, इधर। अगर इस कंडीशन को मैं बना के दिखाऊं तो ये प्लस क्यू इधर अट्रैक्ट हो रहा होगा, माइनस क्यू इधर हो रहा होगा, तो ये रोटेट करेगा ही नहीं, और रोटेशनल फोर्स जब नहीं होगा तो टॉर्क नहीं होगा। यानी कि हमारे पास अगर कभी भी कहा जाए स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या कहा जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तुरंत आपको लोग क्लियर हो जाएंगे कि टॉर्क हमारा 0 होगा, ठीक है। और अगर टॉर्क 0 होगा तो होगा क्यों, बिकॉज ऑफ एंगल, और एंगल कितना होगा हमारा, 0 डिग्री होगा। टॉर्क का फॉर्मूला याद है आपको, PE sin थीटा, और थीटा कब होगा 0, थीटा 0 तो साइन 0 हमारा 0, ठीक है, थीटा 0। अगर थीटा 0 तो पोटेंशियल जो पता ही है आपको, माइनस PE के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाए, क्या कहा जाए हमसे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो भी देख लो भाई। अनस्टेबल मतलब हमने इसको उठाया, यहाँ से हटाया, अब जैसे इसको ऊपर की तरफ रोटेट कराएंगे, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इसको रोटेट कराने में, और जब वर्क करेंगे तो उसमें क्या होगी, एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर होता चला जाएगा। हमने क्या किया, रोटेट कराया, बैक वर्क किया और बिल्कुल 180 डिग्री पे आ गए। अब क्या होगा, प्लस क्यू वाला इधर आ गया और माइनस क्यू हमारा इधर आ गया, ये इधर आना चाहेगा, ये इधर आना चाहेगा, मतलब ये मैक्सिमम एनर्जी के स्टोर करके हो चुका होगा। अनस्टेबल मतलब यू क्या होगी हमारी, मैक्सिमम, और टॉर्क अब भी कितना होगा, क्योंकि हमने थीटा कितना घुमा दिया इसको, 180 डिग्री, यानी कि साइन 180 भी 0 होता है, यानी कि टॉर्क 0, थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। याद रखना इस चीज को, यहाँ पे यू मिनिमम होती है, ठीक है। याद रखना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है टॉर्क 0, अनस्टेबल में भी 0। पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्टेबल में मिनिमम होती है और अनस्टेबल में मैक्सिमम होती है। जो टॉर्क होता है वो हमारा दोनों में 0 होता है, सही है। एंगल स्टेबल में 0 और अनस्टेबल में 180 होता है, सही है, समझ गए। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें एक डाइपोल मोमेंट दिया है, एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और इसे रोटेट कराना है स्टेबल से अनस्टेबल में, कितनी एनर्जी या फिर वर्क डन होगा। सर वर्क डन तो आपको पता ही है, जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, और एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला देखा था PE इन ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2, सही है। लगा दो, P कितना है हमारे पास, 3 × 10⁻⁸ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है,
10 to the power 3 into cos थीटा 1 is 0 माइनस cos थीटा 2 is 180। ठीक है, लगा देते हैं भाई। 3 इंटू 10 टू द पावर -8 और 3 कितना हो जाएगा -5। cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 180 1 1 प्लस 1 2 2 3 जा 6 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल्स इज द आंसर। ये क्वेश्चन हमारे इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी माइनस के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी कितनी एनर्जी हमें वर्क करना पड़ेगा और ये वर्क हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यानी कि इतनी हमारी 6 × 10⁻⁵ जूल होती है। ठीक है, करो इसे जल्दी फिर। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है सर, जो एनर्जी आई थी हमारी वो कितनी आई थी 6 × 10⁻⁻5 जूल। अब प्लस माइनस के लिए सिंपल सा रूल समझ लो सर, वर्क हम करेंगे या वर्क हमें मिलेगा रोटेट कराने के लिए? करेंगे, करना पड़ेगा, मैंने यार वर्क हमारा कम होगा और वर्क हमारा कम होगा तो वर्क किसके बराबर होगा? नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस का 6 × 10⁻⁵ जूल। और अगर ये रोटेट हो रहा होता अपने आप हो जाता तो पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, समझ गए? या फिर क्वेश्चन में थीटा 1 को 180 ले लो और थीटा 2 को 0 ले लो, तब भी वही बात पड़ेगी। भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए हमारा थीटा होता है हमारा 0 और अनस्टेबल के लिए कितना होता है थीटा? अनस्टेबल के लिए कितना होता है थीटा? अनस्टेबल के लिए बताओ भाई, थीटा कितना होता है? 180 डिग्री। दोनों में ही टॉर्क कितना होता है? 0। दोनों में ही टॉर्क 0 होता है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और इसमें पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है। सही है, समझ गए? कुछ लोग समझते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम हो गया मतलब अनस्टेबल हो गया। टॉर्क मैक्सिमम तो 90 डिग्री पे हो जाएगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, नहीं cos 90 0 होता है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि टॉर्क में तो साइन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है हमारा, कौन सा क्वेश्चन कर लिया था हमने? 10th कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 11। बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बट बच्चा कंफ्यूज होता है। 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेरिकल शेल A एंड B, हमारे पास 2 शेल हैं A और B, 2 शेल हैं A और B, एक A शेल है और एक हमारा B शेल है। ठीक है, A पर है +4Q चार्ज, A पे है प्लस का 4Q और B पर है माइनस का 10Q। ठीक है, आर केप्ट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, पता नहीं कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, हो सकता है कितनी भी डिस्टेंस पर रखे होंगे। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C, एक आइडेंटिकल चार्ज है, मतलब आइडेंटिकल है बट अनचार्ज है, अनचार्ज है मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद स्फीयर A, जब जरा इसको C को और A को जरा टच कराओ, C और A को जैसे ही मैं टच कराऊंगा बच्चों तो A पे चार्ज कितना है? +4, इस पे कितना है? 0, यानी कि अगर मैं कहूं तो दोनों को चार्ज +4Q है, दोनों डिवाइड कर लेंगे आपस में। जब इनको अलग अलग करोगे आप A और C को तो इस पे कितना आ जाएगा? प्लस का 2Q और इस पे भी कितना आ जाएगा? प्लस का 2Q। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज था उतना ही रहा बट ये क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। इसका चार्ज कम हो गया, इसका चार्ज बढ़ गया। सही है, अब C पे चार्ज हो गया, फर्स्ट इन कांटेक्ट विद A एंड देन विद स्फीयर B। अब इस C को कहां ले गए? B पे ले गए, यानी कि अब B और C को कांटेक्ट कराया गया, B और C को कांटेक्ट करेगा। B पे कितना? माइनस का 10Q और C पे कितना? प्लस का 2Q। सही है, जरा -10 और +2Q हम देखो कितना हुआ? माइनस का 8। अगर माइनस का 8 हुआ मतलब दोनों पे कितना आ जाएगा? -4। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस का 4Q इस पे आ जाएगा, किस पे? B पे, और C पे भी कितना आ जाएगा? अब बताओ, माइनस का 4Q। ठीक है, पक्का इतना ही आएगा। देखो यानी कि 6Q इस पे कम हो गया और इसका 6 बढ़ गया, मतलब इसका 6 कम हो गया, इसका 6 बढ़ गया। ठीक है, आर केप्ट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, स्फीयर A देन विद B, देन स्फीयर्स A एंड B आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। अब A पे कितना है? +2Q और B पे कितना है? -4Q। जरा इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आओ, A और B को लेके आओ। ठीक है, A पे कितना है हमारा? प्लस का 2Q और B पे कितना है? माइनस का 4Q। सर +2Q और -4Q कितना हो गया? -2। कितना हो जाएगा बताओ? माइनस का 1, माइनस का 1। A पे कितना आ जाएगा? माइनस का 1Q और B पे भी कितना आ जाएगा हमारा? माइनस का 1Q। सही है, क्लियर? इतना ही आएगा ना? ठीक है, A एंड B आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड। अब अलग कर दिया। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर्स A एंड B। सर आप किसी का ही पूछ लो, अब
निकल गया ना। ए पे कितना हो रहा है बच्चों बताओ, चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन ए कितना है माइनस का क्यू, और चार्ज ऑन बी, चार्ज ऑन बी कितना है, इस पे भी माइनस क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन सब के सब कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज पे हैं कि आप चार्ज दो, जो लो बॉडी होगी वो गेन करेगी, हाई बॉडी पे ट्रांसफर होगा, यही सब है इसमें। नेट चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर बॉडी हमारी आइडेंटिकल हो। ठीक है बच्चों, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 था ये हमारा, तो हमने एक पहला पेपर कर लिया पूरा सॉल्व। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, a dipole is present in an electrostatic field of magnitude 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। If the work done in rotating it from its position of stable equilibrium to its position of unstable, फिर वही क्वेश्चन फिर आ गया। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज 2, अब माइनस का लगाएंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 13 जूल। सही है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, आपको ये बात तो क्लियर ही है कि जो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उसके लिए हम लोग जो थीटा 1 लेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो थीटा 1 आप लोगे वो कितना होगा बेटा बताओ, थीटा 1 कितना होगा 0। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब कर दिया हमने, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो कितना होगा थीटा बताओ 180। ठीक है, और मैंने आपको बताया ये सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज होता है, बाकी तो पता ही है आपको। वर्क डन के लिए लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी, कितना हो जाएगा हमारा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सही है, लगा दो भाई, माइनस लगाएंगे फिर प्लस लगा लो, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 13 इक्वल्स टू P कितना है नहीं पता, क्या निकालना है हमें, फाइंड द मैग्नेट, हाँ P ही निकालना है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू पावर 6 cos थीटा 1, cos थीटा 1 कितना हो जाएगा cos 0 माइनस cos थीटा 2 इज 180। सही है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इक्वल्स टू P इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू cos 0 1 माइनस cos 180 इज प्लस माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, 10 की पावर 6 इधर चला जाएगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट हमारा आ जाएगा 10 की पावर माइनस 13 माइनस 6। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा प्लस का, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू मीटर इज द आंसर। 10 टू पावर माइनस 19 कूलम इंटू मीटर इज द आंसर। ठीक है, कर लीजिए भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने जब पहले देखा था तो किया भी था। ठीक है, प्रीवियस ईयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि प्लस से माइनस होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बात होगी तुरंत आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, कितना होता है 9.1 10 टू द पावर माइनस का 31 kg। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बताओ 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ये पता होना चाहिए आपको। सही है, उसके बाद फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी 1.5 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस इज 1.5 सेंटीमीटर, और यू कैन से 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स। ठीक है, समझ गए। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.0 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, 2.0 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, पहला पॉइंट, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यहां से लेके यहां तक जाने में हमें निकालना है टाइम। अगर ये स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, यू कितना 0। अब
ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है और वो होती है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या चाहिए, देखो टाइम निकालना है। टाइम के लिए या तो हमें फाइनल वेलोसिटी पता हो v = u + at, एक्सेलरेशन से निकलेगा। बट चाहे पहली इक्वेशन लगाओ चाहे दूसरी इक्वेशन लगाओ, उसमें सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को ये प्लस चार्ज अपनी तरफ खींच रहा होगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है अगर होता है यानी कि जो फोर्स लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, Q × E के बराबर होगा पता है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स किसके बराबर हो गया, Q × E के बराबर हो गया। लगा दीजिए सर, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू Q × E, यानी कि एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया, QE/m। क्या हमें Q पता है कितना है बताओ, Q मतलब चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, 1.6 × 10⁻⁹ E 2 × 10⁴ डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31। ठीक है, अगर यहां निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। क्या कि अब निकालना है हमें टाइम। सर टाइम के लिए हमें एक्सेलरेशन मिल गया, हमें डिस्टेंस दी हुई है या वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बताओ, हमें डिस्टेंस दी हुई है। और डिस्टेंस और टाइम में जो रिलेशन होता है वो होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, S = ut + ½ at², क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट से स्टार्ट किया है, यानी कि ut वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। S कितना है, 1.5 × 10⁻⁻², या फिर ऐसा करो टाइम का रिलेशन निकाल लो, इस वाले में यूज हो जाएगा फिर वो। S = ½ a × t², 2S = at², यानी कि t² = 2S/a, और यू कैन से टाइम = 2S/a डायरेक्टली। a यहां से मिलेगा, डिस्टेंस 1.5 दी हुई है, लगा देते हैं। या फिर एक फॉर्मूला और भी ड्राइव कर सकते हो आप, वो क्या, t = √2S/a। a का फॉर्मूला कितना है, QE/m, मतलब कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। ये भी फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं। अब देख लो भाई इस क्वेश्चन को, टाइम जो आ गया किसके लिए बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन के लिए। √2 टाइम्स S कितना बेटा, S क्वेश्चन में कितना दिया है, बोलो भाई, 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² इंटू m कितना है, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाई चार्ज 1.6 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁴। सर है थोड़ी सी कैलकुलेशन, ठीक है, आप कैलकुलेशन करेंगे, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, और वो है हमारा आंसर आएगा इसका 2.92 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, या फिर कह सकते हो 2.92 नैनो सेकेंड। दिस इज द आंसर। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या कहा है, सेकेंड पार्ट में, इसके सेकेंड पार्ट में कहा गया है इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स, देख सकते हो प्लस से माइनस थी, अब यहां से यहां कर दी, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, मैग्नीट्यूड सेम है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अ प्रोटॉन टू फॉल थ्रू द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सेम कंडीशन। हमें बताना है टाइम किसका, प्रोटॉन का। फॉर्मूला भी निकाल ही लिया था आपने, क्या है, 2 × S × मास, अब किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में होगा। चार्ज किसका होगा, प्रोटॉन का होगा, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सर बिल्कुल सेम भाई क्वेश्चन बन गया हमारा। 2 × S 1.5 × 10⁻⁻ का कितना 2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में किया है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 9.1, 1.67 10⁻⁻ का 27। ठीक है, प्रोटॉन है ये, चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻ का 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2.0 × 10⁻⁴। ये आसान है, ये इससे कट कर देना, इससे ये कट हो जाएगा, तो लगभग आंसर हमारे पास जाएगा, वो आएगा 1.22 × 10⁻⁷ सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको करने होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो,
Derive the expression for electric field at a point on equatorial line of the dipole. Derive an expression for a dipole on its equatorial line. क्या अभी अभी किया है? बिल्कुल इससे पहले हमने, बोलो भाई किया है या नहीं किया है अभी इससे पहले? इक्वेटोरियल लाइन वाला जो डाइपोल का ये r डिस्टेंस ली थी यहाँ P पॉइंट पे, याद करो किया था या नहीं किया था? और हमारे पास E की जो वैल्यू आई थी इक्वेटोरियल की वो कितनी आई थी हमारी? माइनस का k p बाई r क्यूब। उसके बाद एक्सियल भी प्रूफ कराया था मैंने, और एक्सियल जो आया था वो आया था 2kp बाई r क्यूब, दोनों कराए थे। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या करना है? डिपिक्ट करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में डायरेक्शन क्या होती है और अनस्टेबल में क्या होती है। सर ये भी किया हुआ है आपका, क्या कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होती है, बोलो हाँ या ना? ठीक है ना, यानी कि अलोंग या फिर कह सकते हो कि जो थीटा होगा बेटा वो कितना होगा स्टेबल में, बताओ 0 डिग्री। ठीक है, होगा 0। ठीक है, किधर होगा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कभी कभी कंफ्यूजन हो कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप डायग्राम से बता सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल किधर होगा? इधर ही होगा हमारा, -q से +q की तरफ। और अनस्टेबल में क्या होता है बच्चों? इतनी बार कर चुके हैं, बताओ अनस्टेबल में क्या होगा? बताओ अनस्टेबल में थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। ठीक है, बस ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी हमारी, क्या कि ये जो -q होगा वो अब की बार कहां पहुंच जाएगा? इधर, और +q कहां आ जाएगा? इधर। बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r इज चार्ज यूनिफॉर्मली सो दैट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी बिकम्स लैम्डा। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, ये रिंग है हमारे पास एक, ठीक है, ये एक रिंग है। ठीक है, ये एक हमारी रिंग है, ये एक हमारी रिंग है, ये एक रिंग है बच्चों। और इस रिंग पे इन्होंने कहा है इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? लैम्डा है। याद रखोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दी है क्वेश्चन में? लैम्डा। और लैम्डा किसके बराबर बताया था मैंने आपको? dq बाई dl या फिर q अपॉन, अगर मैं इसकी रेडियस बच्चों मान लूं, कितनी क्वेश्चन में दी है क्या? अभी देखते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके सेंटर पे x डिस्टेंस पे है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है कोई एक पॉइंट P। इस P पॉइंट पे हमें निकालना है। ठीक है, हेंस इसकी रेडियस r है। कितनी रेडियस है बच्चों? r है, इसकी रेडियस r है। अगर इसकी रेडियस r है तो सर dq, लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका अगर dq चार्ज लिया तो इसका dl एलिमेंट ले लिया। बट अगर पूरे का चार्ज हम q लें तो पूरे का चार्ज कितना होगा? q, और पूरे की जो रेडियस होगी या फिर कह सकते हो पूरे की जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक कितनी होगी? सर्कुलर रिंग है यानी कि 2πr। याद रखोगे? फिर समझो, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हमने अगर dq एलिमेंट लिया तो dq एलिमेंट की जो लेंथ थी वो कितनी थी? dl। बट अगर हम पूरे का चार्ज मान लें तो पूरे का चार्ज q, और पूरे चार्ज की जो लेंथ होगी वो कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2πr पे, इसलिए q अपॉन 2πr। सही है, कोई दिक्कत नहीं? सही है। अब हमें क्या करना है? इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। भाई देख लो, ये हमारे पास एक एलिमेंट था dq, जरा इससे देखते हैं। ठीक है, इससे देखते हैं बच्चों, इससे। अब P पॉइंट पर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था टेस्ट चार्ज रख दो। टेस्ट चार्ज जैसे ही रखोगे तुरंत ही ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। मान लो कितना? E1। ठीक, E1। ये x है, ये r है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? बताओ, √x² + r²। ठीक है, ऐसे ही इस dq एलिमेंट को कहीं भी मान सकते हो, यहां मान सकते हो। जैसे यहां मानोगे तुरंत हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? E2 आ जाएगा। सही है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अब इस E1 और E2 के रिजल्टेंट निकालने के लिए बहुत होशियार बच्चे होते हैं। वो क्या करते हैं भैया? यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन लगाते हैं। कतई मत लगाना, कभी मत लगाना। ठीक है, क्या लगाओगे भाई? वो देखो,
इसको इसके कंपोनेंट में तोड़ लो। E1 का अगर ये थीटा है तो इधर भी थीटा, इधर भी थीटा। इस E1 का कंपोनेंट E1 cos थीटा और ऊपर कितना होगा हमारा बताओ, E1 sin थीटा। ठीक है, इस E2 का कंपोनेंट बताओ, इधर E2 cos थीटा और इधर हमारा E2 sin थीटा। अभी मत कहना कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल आउट कर देंगे। अगर E1 और E2 बराबर होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी हम चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं है। ठीक है, अब बेटा E की वैल्यू देख लेते हैं। अगर मैं कहूं इस DQ एलिमेंट से इस P पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ एलिमेंट एट पॉइंट P, जरा देख लो भाई, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड DQ एलिमेंट से है तो कितना होगा बच्चों, DE होगा, है ना। अरे होगा नहीं, आपने E1 और E2 माने हैं तो चलो E1 E2 ले लेते हैं। E1 कितना होगा, K इंटू Q डिवाइड बाई R का स्क्वायर, क्योंकि ये अंडर रूट है तो अंडर रूट लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, कितना आ गया, K इंटू DQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो E2 कितना आ गया हमारा, E2 इक्वल्स टू K इंटू DQ अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां भी कितना आ गया, K इंटू DQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, क्या दोनों बराबर हैं तो इसको भी E मान लो, इसको भी E मान लो, यानी कि यहां भी कितना हो गया, ये E cos थीटा हो गया और ये भी कितना हो गया, E cos थीटा हो गया, ये भी कितना हो गया, E sin थीटा हो गया, ये भी कितना हो गया हमारा, E sin थीटा हो गया। अब आप कह सकते हो कि जो E1 sin थीटा है और E2 sin थीटा है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा विल कैंसिल ईच अदर। ठीक है, सो E नेट, अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मतलब सर E cos थीटा को ही करना पड़ेगा। और E cos थीटा में जरा दिमाग लगाओ तो हमने हर एक पॉइंट पर क्या किया है बच्चों, ये DQ एलिमेंट लिया है। तो जो DQ एलिमेंट है तो सर ये बहुत ही छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE, ये भी कितना होगा, बहुत ही छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE, तो ये भी कितना होगा, बहुत ही DE, ये भी कितना होगा DE, ये भी कितना DE, ये भी कितना DE। समझ गए, तो यहाँ पे E1 एंड E2 फाइंड विल कैंसिल। तो E नेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, DE cos थीटा का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन तो बहुत अच्छे से आता ही है, कर लो इंटीग्रेट, DE की वैल्यू पुट कर लो। DE की जब वैल्यू पुट करोगे कितनी आई थी हमारी बताओ, ये है ना, K इंटू DQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब क्या x हमारी कांस्टेंट है, एक पर डिस्टेंस है कांस्टेंट, r कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट, ले लो भाई बाहर ले लो। ठीक है, एक मिनट और, क्या हमें DQ क्वेश्चन में दिया था, नहीं दिया है, बट लैम्डा दिया हुआ है, तो लैम्डा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बताओ, यहां से देखो, इस DQ की वैल्यू कैन बी रिटन एज क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्डा इंटू DL, लिख सकते हैं, DL एलिमेंट लिया है तो कर लो भाई। DQ की जगह कितना हमारा आ जाएगा, K इंटू लैम्डा इंटू DL अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस। इसका बेस कितना है x और हाइपोटेनियस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अब जो जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो। अभी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बताओ, यहाँ Q के रिस्पेक्ट में था तो 0 से Q, ये किसके रिस्पेक्ट में है बच्चों, DL के रिस्पेक्ट में है, तो DL के रिस्पेक्ट में है तो कितना होगा, DL मतलब जहां से स्टार्ट किया वहां 0 और पूरा कंप्लीट करके आ गया तो सर्कमफरेंस, और सर्कमफरेंस कितनी होगी इसकी 2πr। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, K कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, X कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अंदर क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ DL। और सर इंटीग्रेशन ऑफ DL तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कितना होगा बताओ,
डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा, है ना, यानी कि k इंटू लैम्डा इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 1 है, ये 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 लैम्डा डी एल, ठीक है, एल का 0 से 2 पाई आर, वैल्यू पुट करो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा कितना k इंटू लैम्डा एक्स इंटू एल कितना हो जाएगा 2 पाई आर माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू k इंटू लैम्डा इंटू एक्स इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज द फॉर्मूला। बट यहां पे फॉर्मूला आपको नहीं पूछा जाता, पूछते हैं कंडीशन, इफ क्या कंडीशन है बच्चों, इफ x इज ग्रेटर देन r, इफ x इज ग्रेटर देन r, तो बच्चों एक्स स्क्वायर जो होगा वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा आर स्क्वायर से, यानी कि आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, और आर स्क्वायर अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बनेगा k इंटू लैम्डा इंटू एक्स इंटू 2 पाई आर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा और एक्स स्क्वायर ही बचेगा, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा बताओ, बोलो भाई, x की पावर 3, ठीक है, x से स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई आर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, लैम्डा इंटू 2 पाई आर इक्वल टू क्यू के क्यू बाई, सही तो है, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के लैम्डा इंटू 2 पाई आर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे बात ये आती है कि सर लैम्डा आपको क्वेश्चन में दिया था तो आपने लगा दिया, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में और कुछ भी पूछा है क्या इसमें, देखो भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 15, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P फ्रॉम इट्स सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, लैम्डा के फॉर्म में आंसर छोड़ना है, लैम्डा आर के फॉर्म में, लैम्डा और आर के फॉर्म में आ गया और एक्स डिस्टेंस के फॉर्म में आ गया, सही है, यही आंसर है हमारा, यही आंसर है। Hence prove that at a large distance x greater than r the rings behave with a point charge। देखो भाई अगर मैं कहूँ सर ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हो गया सर, इसकी वैल्यू q है, जरा देखो जरा, जो q है अगर मैं यहाँ से बेटा q की वैल्यू निकालूं, देखो इधर हमारे पास क्या है, देखो लैम्डा जो है वो किसके बराबर है, q अपॉन 2 पाई आर के बराबर है, यानी कि जो q हो गया वो किसके बराबर हो गया, लैम्डा इंटू 2 पाई आर, तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर है उसकी जगह लगा दीजिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू k इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज द, आप देख सकते हो ये किसकी तरह है, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमारा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, सही है, समझ गए, कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 और इस बार आने के पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन के। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, कितना डाइपोल मोमेंट है P, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, सर टॉर्क का फॉर्मूला याद है आपको, PE sin थीटा, ये ड्राइव करना है, बहुत आसान, बहुत ही आसान, ठीक है, बहुत ही आसान, बनाओ भाई डायग्राम, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, क्या डाइपोल है हमारा वो भी देख लो, यहाँ हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लस का क्यू ई फोर्स हो गया, यहाँ पे हमारा माइनस का क्यू ई फोर्स हो गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 2a, ये एंगल थीटा, तो 2a के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर हो जाएगा हमारा 2a cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा 2a sin थीटा। हमें निकालना है टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है, जो टॉर्क होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस के बराबर होता है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस,
ठीक है, क्योंकि टॉर्क देखो दो फोर्स लगे होते हैं, एक प्लस क्यू लग रहा है, एक माइनस क्यू लग रहा है, तभी रोटेट करेगा। यानी कि फोर्स कितना Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये तो 2a cos थीटा अलॉन्ग है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब कितना 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। ठीक है, अब Q इंटू 2a क्या बन गया बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या आप लोग, Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा, अरे लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि टॉर्क इक्वल्स टू Q इंटू 2a कितना हो गया, PE साइन थीटा। ठीक है, और आपको ये भी पता है सर जो PE होता है यहाँ साइन थीटा कब आएगा, जब टॉर्क होगा हमारा, टॉर्क जो होगा किसके बराबर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर के बराबर होगा। क्लियर, समझ गए, ये ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क किसके बराबर था याद करो, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर के बराबर था। ऐसे ही हमारे पास टॉर्क यहाँ कितना आ जाएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, किसके लिए, डाइपोल के लिए। ठीक है, डाइपोल के लिए ये। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो मैंने आपको शीट में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे प्रीवियस ईयर सीरीज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस 2q, दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस 2q है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस B एंड C ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं हम लोग। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है हमारे पास, ये रहा इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी साइड क्वेश्चन में दी हुई है हमारी A। क्या साइड दी हुई है बच्चों, A। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया। B पर रखा हुआ है प्लस Q चार्ज, ठीक है, और C पे रखा हुआ है माइनस 2Q चार्ज। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स A ड्यू टू दीज टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस की वजह से हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना है ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, यू ऑल नो, हम क्या करते हैं बच्चों, हम उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, अब देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, जैसे ही इस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये प्लस क्यू चार्ज उसको रिपेल करेगा, यानी कि जो EB होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, क्लियर। अब EC की बात करें तो ये माइनस का चार्ज, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि EC होगा। ठीक है, अब जरा EB और EC की बात कर लेते हैं। EB विल बी KQ/R²। देखते हैं, Q तो Q ही है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की A²। ओके, EB का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, एट पॉइंट A। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज केप्ट एट B, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अभी डायरेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। EC की बात कर लेते हैं, E एट C, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट C की बात करें तो बच्चों आप देख सकते हो A और C अपोजिट नेचर के हैं, यानी कि दोनों के दोनों क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और अट्रैक्ट कर रहे होंगे नहीं कि K चार्ज कितना है हमारा 2Q। सर ये माइनस क्यों नहीं लिया, मैंने बताया ना, माइनस तो हम डायरेक्शन अट्रैक्शन ले ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, K इंटू 2Q बाई डिस्टेंस A²। सो दिस कैन, इफ दिस इज E देन दिस विल बी 2E। इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, ठीक है, E और ये कितना है हमारा 2E। ओके बच्चों, ठीक है भाई, EB मिल गया हमें, EC मिल गया। अब हम बात करते हैं सर EB और EC कितने एंगल पे लग रहे हैं। देख सकते हो आप, EB मतलब E इस डायरेक्शन में लग रहा है, EC मतलब E इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, E नहीं 2E इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है बच्चों, ये किसकी वैल्यू है, EB इक्वल्स टू E, और ये हमारे पास कितना है बच्चों बताओ। ठीक है, ये कितना है, EC बराबर 2E इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब बच्चों ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एंड यू ऑल नो इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये कितना होगा, ये कंप्लीट पेयर बन रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है मतलब हमारा ये अगर 60 है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा,
120 डिग्री। तो हम ले लेते हैं ये कितना है 120 डिग्री। अब आप इसकी डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड दोनों बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा देन द रिजल्टेंट ऑफ दोज वेक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेरी गुड, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग इन दोनों का रिजल्टेंट लगा देंगे। पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ, वो भी देख लेते हैं बच्चों। पैरेललोग्राम कहता है कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी एक्टिंग एट एन एंगल थीटा देन द रिजल्टेंट विल बी r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके बच्चों, ठीक है, लगा दो भाई। रिजल्टेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालना है मुझे। ठीक है, ए की जगह मतलब ई ए। अब ई ए की बराबर वैल्यू कितनी है हमारी? ई ए नहीं, ई बी। कितना है? ई का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए ई और बी की जगह पे 2e इंटू कॉस थीटा की जगह पे 120। सर आपको सबको cos 120 की वैल्यू तो पता होगी, यस और नो? नहीं पता है? देख लो भाई, नहीं पता है तो cos 120 दिस कैन बी रिटन एज cos 90 प्लस 30। cos 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, कोई भी हो, जब भी 90 प्लस या 90 माइनस में होते हैं तो क्या होता है बच्चों? ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो जाते हैं। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा तो cos का होता है sin थीटा। और उसके बाद 90 प्लस 30, 90 से ज्यादा की बात हो रही है, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों? जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि ये किसका आ जाएगा? माइनस का। और sin 30 की वैल्यू 1/2। जरा पुट कर लेते हैं सर। अंडर रूट ई स्क्वायर कितना होगा बेटा? ई स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर प्लस 2e इंटू 2e 4e स्क्वायर इंटू कॉस 120 की वैल्यू माइनस 1/2, ये कट जाएगा 2 माइनस 2e स्क्वायर। अब देखना, e स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर 5e स्क्वायर, 5e स्क्वायर माइनस 2e स्क्वायर 3e स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट 3 टाइम्स e। या फिर आप ये भी लिख सकते हो इसको, क्या कि e नेट इक्वल्स टू अंडर रूट 3 टाइम्स e, और e की वैल्यू हमने अभी निकाली थी के क्यू बाई ए स्क्वायर। सर ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। क्या आ गया बच्चों? मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, जो ज्यादा होशियार बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? सर इसको थीटा मान लेंगे, कह देंगे 60 डिग्री हो जाएगी। बट 60 तब होगी ना जब ई ए और ई बी और ई सी इक्वल होंगे। यहाँ तो ई बी और ई सी में रेशियो है E1:2। या फिर अगर आप रेशियो के फॉर्म में निकालना चाहें तो वो भी निकल जाएगा। पूरा एंगल 120 है। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है मतलब 80 डिग्री एंड समथिंग आएगा। बट ऐसे मत करना, ये टॉपिक सिलेबस का नहीं है। बट हम जो तरीका बता रहे हैं आप वो करना, क्योंकि वो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी क्लास 11 में भी सीखे हुए हैं। ठीक है, जैसे रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता था, ऐसे ही अगर याद हो तो tan अल्फा निकालने का भी तरीका होता था। ठीक है, tan अल्फा मतलब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या होता था? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। सर b sin थीटा a प्लस बी, सर कुछ समझ नहीं आया तो यहां पे आपको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। ठीक है, ये a है, ये हमारा b है। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ था। अगर मेरे को इस रिजल्टेंट की ये अल्फा निकालना है तब b से अलग होता था, यानी कि जो अल्फा निकलेगा वो a की तरफ से निकलेगा। ठीक है, अगर मुझे इस रिजल्टेंट की मैं बात करूं, मान लो रिजल्टेंट हमारा इधर आया e नेट। ठीक है, तो मैंने ये अल्फा ले लिया। अगर ये मैंने अल्फा ले लिया तो सर ये अल्फा के साथ जो अटैच्ड है वो a हो गया, मतलब EC हमारा a के बराबर है। EC मतलब कितना? 2e मतलब कितना? a के बराबर हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें b की बात, ठीक है, EB तो कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा बताओ? E, और वो किसके बराबर? हम b के बराबर। बाकी आपको पता है थीटा की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री है। थीटा कितना है हमारा? 120। पुट कर लेते हैं, tan अल्फा इक्वल्स टू b की वैल्यू e इंटू साइन 120 डिवाइड बाई a की जगह पे 2e प्लस e cos
120, सही है। अब e इंटू साइन 120, सर देखो e तो कॉमन आ जाएगा और e कॉमन होके कट भी हो जाएगा, ठीक है। e इंटू साइन 120, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, कॉस 30 इज √3/2, यस और नो। और साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का ही √3/2 लेंगे, ठीक है, अपॉन 2e प्लस e cos 120, अभी आपने निकाला था cos 120 की वैल्यू -1/2, गुड, माइनस e/2, ठीक है। ये लगा दो भाई, दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। ये हो गया e इंटू √3/2 अपॉन दोनों का एलसीएम 2, 2 2 जा 4e माइनस e, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4e माइनस e 3e, यानी कि √3 टाइम्स e अपॉन 3e, ठीक है। अरे बोलो भाई, क्लियर, √3 टाइम्स e डिवाइड बाई 3e, e से e कैंसिल आउट, ये 1/√3। अगर कुछ भी याद हो तो आपको ये तो पता ही होगा 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, किसकी होती है, अरे किसकी होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है 10 30 डिग्री की, किसकी वैल्यू होती है 10 30, ठीक है। यानी कि अल्फा मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या कहाँ से, 30 डिग्री फ्रॉम AC, ओके। तो ये है पूरा मेथड। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर ही छोड़ देते हैं, बच्चे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर ही छोड़ देते हैं, फिर उनको 1 या 2 मार्क्स जो भी होते हैं लास्ट में उनके डिडक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि आपको डायरेक्शन भी निकालनी है, बट जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, जैसे आप लोग फोर्स निकालेंगे, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो उस केस में आपको डायरेक्शन भी निकालनी होती है। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल निकालना होगा, तो क्योंकि वो दोनों वेक्टर हैं, वो दोनों स्केलर हैं, तो उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके बच्चों। कुछ बुक्स में क्या किया हुआ है, सर इन्होंने चार्ज को ही प्लस माइनस ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने वैसे सीखा है तो बस उसमें प्लस माइनस लेने की डायरेक्शन की दिक्कत हो जाती है मुझे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने डायरेक्शन तो अपने अकॉर्डिंग ले ली, अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे हो रहा है वो हमने अकॉर्डिंग ले लिया, ओके बच्चों, क्लियर, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और एक वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। सर डाइपोल जैसी नाम सुनते होगे तो एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज दिमाग में आ जाता होगा, ठीक है। नहीं आता है तो सर बहुत मेहनत की जरूरत है, अभी बिल्कुल हम साथ साथ में मेहनत कर ही रहे हैं। ये -q चार्ज और ये +q चार्ज, केप्ट एट हाउ मच डिस्टेंस 2a, अलाइन विथ एंगल थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट कितना 2a साइन थीटा और इधर कितना 2a cos थीटा, वेरी गुड। इस पे इधर को फोर्स लगेगा कितना QE माइनस का और इधर लगेगा हमारा प्लस का QE, याद है, ठीक है, इतना तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके बाद क्या कहा है इन्होंने, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, कितनी बढ़िया बात हो गई भाई, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, कितना आसान पढ़, वैसे तो हम ये अभी करे थे, याद है अपने अर्ली क्लासेस में किया था हमने अभी, ठीक है। देखो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है बेटा, मैं इसीलिए शॉर्ट में बता रहा हूं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर फोर्स कितना है बेटा बताओ, QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच की 2a साइन थीटा, ठीक है। Q इंटू 2a क्या बन गया PE साइन थीटा। और सर क्योंकि यहाँ टॉर्क है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस कैन बी रिटन एज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ओके। अब इसकी डायरेक्शन पूछ लेते हैं, तो डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की कैसे निकालते हैं, आप पहले वेक्टर की तरफ क्या करिए फिंगर्स और उसको दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करिए, तो थंब क्या बताएगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन। देखते हैं बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट मतलब P किस डायरेक्शन में होता है, -q से +q, तो इधर हो गया, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों, सामने है, मतलब इसको हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा, यानी कि -q से +q क्या हो गया हमारा बताओ, -q से +q P की डायरेक्शन, E आगे है, कर्ल किया तो किधर आया हमारा अंदर, मतलब कह सकते हो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर,
ठीक है, पेपर या जो भी आप, हम तो ये बोर्ड यूज कर रहे हैं तो बोर्ड लिख सकते हैं, बट आपके आंसर के अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूं। यानी कि टॉर्क इज पहली पॉइंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मोमेंट, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, समझ गए? ये बात आपको ध्यान रखनी है सर, ठीक है। और कुछ कहा है इन्होंने, अभी देख लेते हैं। और कुछ भी कहा है इन्होंने, कहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताइए। अपनी क्लास में बता चुके हैं हम ये ऑलरेडी कि स्टेबल का मतलब होता है सर, क्या होता है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये इस पे कोई भी रोटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि टॉर्क कितना होगा? जीरो। सर टॉर्क जीरो कब होगा? टॉर्क का फॉर्मूला है साइन थीटा। अब साइन थीटा जीरो होगा कि ना तो पी जीरो हो सकता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, यानी कि साइन थीटा जीरो होगा। और साइन से जीरो कब होता है? जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है। सर थीटा जीरो हो गया मतलब डाइपोल हमारा इसी फील्ड में अलाइन हो गया, यानी कि व्हेन डाइपोल इज अलाइंड विद, डाइपोल इज अलाइंड विद, डाइपोल इज अलाइंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ गए? या फिर कह सकते हो क्या है, ये हमारा पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, डाइपोल इज पैरेलल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, इस केस में आपको पता है सर u जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। u क्या होगा? मिनिमम होगा। मिनिमम क्यों होगा? क्योंकि हमारा एंगल हमारा यहां आ गया, या फिर कह सकते हो इसमें अलाइंड है। ठीक है, समझ गए? ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें हम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो अनस्टेबल क्या होता है? अनस्टेबल का मतलब है कि आपने इसको इतनी एनर्जी दे दी कि वहां पे रुक ही नहीं सकता। तो ऐसे था, इसको ऐसे घुमा रहे हैं। जब घुमाएंगे बच्चों तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, और गए मैक्सिमम कब हो जाएगा ये? जैसे ही इसको हम जरा सा भी नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तुरंत ये, क्योंकि अगर ये प्लस इधर आ गया, जरा सा भी डिस्प्लेस किया तो अपने आप इधर चला जाएगा। यानी कि क्या होगा बच्चों? अनस्टेबल केस में थीटा हो जाता है हमारा 180 डिग्री। कंडीशन होती है एंटी पैरेलल, कंडीशन होती है एंटी पैरेलल। अलाइंड अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है, अपोजिट अलाइंड हो जाता है, अपोजिट अलाइंड हो जाता है। ठीक है, अपोजिट अलाइंड हो जाता है। u इस केस में मैक्सिमम होगी। अगर टॉर्क की बात करें तो थीटा 180 पे भी देख लो आप लोग, थीटा 180 पे क्या होगा? टॉर्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि साइन 180 भी हमारा जीरो होता है। ठीक है, तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिव्यू दे देता हूं कि पूछा गया है कई बार। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज, सेपरेटेड बाई हाउ मच डिस्टेंस? 2a। ठीक है, सेपरेटेड बाई 2a। ठीक है, अगर 2a से सेपरेट किया गया है तो इससे कितनी डिस्टेंस है बच्चों? r डिस्टेंस पे। यहाँ पे एक पॉइंट है p, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है सर ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। कैसे निकाला था? इस p पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा, इस टेस्ट चार्ज पे देखा तो माइनस क्यू क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, मतलब e माइनस क्यू इधर होगा, e प्लस क्यू इधर होगा, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए माइनस कर देंगे, और डायरेक्टली फॉर्मूला में बता दूं मैं आपको, तो ई नेट जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने हम लोगों ने निकाला था तो आया था 2k p डिवाइड बाई आर क्यूब, यानी कि ये होता था 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r का क्यूब। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आ जाएगा। ठीक है, बट इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमें मेन डिस्कस करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट कह रहा है 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस q ईच। अब देखो सेकंड पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ होता है और ऐसे क्वेश्चन कई सारे बन जाते हैं। ठीक है, 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं, एक ये है हमारे पास स्मॉल q और एक है हमारा स्मॉल q। ठीक है, इन दोनों की लाइन को ज्वाइन करने वाले पॉइंट पर एक कहीं हम कैपिटल Q चार्ज रख रहे हैं। ठीक है, कैपिटल Q चार्ज रख रहे हैं सच दैट दीज 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, दीज 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दी हुई है हमें क्वेश्चन में 2 मीटर। तो हमें इसकी पोजीशन बतानी है और पोलैरिटी बतानी है। ठीक है, पोजीशन क्या कहना है हमें?
फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ Q। हमें इसका मैग्नीट्यूड नहीं बताना है तो हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। पोजीशन बतानी है, मतलब हमने मान लिया ये x है तो ये कितना हो जाएगा हमारा बच्चों 2 - x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि नेट फोर्स एट Q जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। नेट फोर्स Q पे 0 होगा। अगर नेट फोर्स हमारा Q पे 0 होगा यानी कि इस Q पे एक तो इधर फोर्स लगा रहा होगा, मान लो कितना F1, एक किधर लगा रहा होगा F2, सही है, समझ गए। कब? जब हमने ये मान लिया कि जो चार्ज इस पे है वही चार्ज इस पे है, ठीक है, जो चार्ज इस पे है वही चार्ज इस पे है, दोनों प्लस प्लस के हैं, ठीक है, तो हमारा ये होगा। बट एक बात समझो, और वो क्या समझो कि अगर मैं ये कह दूं कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो तीनों के तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में फिर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखो ये प्लस भी तो इसको रिपेल कर रहा होगा। अब इस चार्ज पे देखो, इस चार्ज पे ये वाला भी रिपेल कर रहा होगा इधर, ये वाला भी रिपेल कर रहा होगा इधर, यानी कि नेट जीरो नहीं हो सकता। यानी कि जो पोलैरिटी होगी इसकी वो क्या होगी? अपोजिट होगी, ठीक है, यानी कि ये माइनस का क्यू होगा, ठीक है। लगा लेते हैं, तो F1 इक्वल्स टू F2। F1 के लिए हम कह लेते हैं K इंटू अब देखो F1 किसकी वजह से हो जाएगा? क्योंकि हमारा F1 ये माइनस का ये प्लस का है, तो अट्रैक्शन होगा कितना? K इंटू क्यू डिवाइड बाई बाई 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू F2 की बात करें तो K इंटू क्यू इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस x का होल स्क्वायर, सही है। K इंटू क्यू से पूरा कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2 - x इक्वल्स टू x, यानी कि 2 इक्वल्स टू 2x, तो x बराबर 1 मीटर, ठीक है। यानी कि इसको हम मिड पॉइंट पर ही रखेंगे, ठीक है। और पोलैरिटी आपने निकाल ली। बट कभी कभी ना मैग्नीट्यूड भी पूछ लेता है, इसका मैग्नीट्यूड भी पूछ लेता है। तो मैग्नीट्यूड पूछने के लिए किसी भी कॉर्नर वाले चार्ज पे फोर्स देख लो, किसी भी कॉर्नर वाले चार्ज पे फोर्स देख लो। अब इस Q को देख रहे हो, इस Q पे ये वाला Q क्या करेगा बताओ? ये करेगा रिपेल। मान लो ये वाला हो गया FQ, ठीक, और ये वाला Q क्या करेगा? अट्रैक्ट, यानी कि FQ। ये भी बराबर होने चाहिए, यानी कि FQ इक्वल्स टू F कैपिटल Q। लगा दो भाई, K इंटू Q1 Q, ठीक है, Q2 कितना है? Q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है? 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू FQ की बात करें तो K इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई इस दोनों के बीच का फोर्स कितना है? 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि K इंटू क्यू से K इंटू क्यू कट गया, ये आ गया Q/4 इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन 2 - x की वैल्यू अभी निकाली थी आपने 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि Q/4 इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन 2 - 1 का स्क्वायर, यानी कि जो Q/4 इक्वल्स टू कैपिटल Q। आंसर कितना आ गया? Q/4, यानी कि हमें क्या कितना चार्ज रखना पड़ेगा? Q/4 को यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी आपको पोलैरिटी तो पता ही है, जो कैपिटल Q होना चाहिए अगर पोलैरिटी के साथ रखें तो माइनस का Q/4 होना चाहिए, ठीक है, माइनस का Q/4 होना चाहिए, तो सबके सब बैलेंस हो जाएंगे, सबके सब बैलेंस्ड होंगे मिड पॉइंट पे अगर हमने Q/4 को चार्ज रख दिया, ठीक है। 20th क्वेश्चन, ठीक है, 20th क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू द डाइपोल ऑफ लेंथ 2L एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है। बहुत आसान, फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 20। मैं फिर बता देता हूं कि एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ये -q चार्ज, ये हमारा +q चार्ज, ये -q चार्ज, ये जो है ये है हमारा एक्सियल लाइन का कंडीशन। 19th वाला ये क्या है? एक्सियल लाइन। इसमें मैं आपको इक्वेटोरियल बता देता हूँ, ठीक है, ये इक्वेटोरियल बता देता हूँ, ठीक है, ये हमारा इक्वेटोरियल बता देते हैं हम आपको, ठीक है। इक्वेटोरियल कब होगा? जब हमारा ये कंडीशन होगी 2a, यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे हमने लिया? r, तो यहाँ पे क्या होता है? एक हमारा अट्रैक्शन आ जाता है E - q, इधर कितना हो जाता है? E + q, क्योंकि ऑलरेडी मैं ड्राइव करा चुका हूँ इसीलिए डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो E नेट का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आपका, वो होगा हमारे पास K इंटू P डिवाइड बाई R³, और ये जो होता है वो माइनस का आता है क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है, इसीलिए हमने लिखा था E एक्सियल जो होता है
वो हमारा -2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल के बराबर होता है, जो ऑलरेडी हम अपने क्लासेस में पहले ही सीख चुके हैं कि एक्सियल लाइन पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सियल लाइन पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सियल लाइन पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के डबल के माइनस के डबल के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है इन्होंने भाई, इन्होंने कहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर, ई वर्सेस आर फॉर आर ग्रेटर देन एल। ठीक है, अगर याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में क्या है, ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ जब आर की वैल्यू एल से बहुत बड़ी हो। ठीक है, एल से जब बहुत बड़ी वैल्यू होती थी तभी तो ये कंडीशन आई है, जब तभी कंडीशन आई है, यानी कि ई जो है वो 1/r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ तो सर आपको पता ही होगा कि यहाँ पे अगर मैं ई ले लूँ, यहाँ पे मैं आर ले लूँ, तो ये कुछ ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह का ग्राफ हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का। ठीक है, उसके बाद फिर कहा है इन्होंने थर्ड पार्ट में, देख रहे हो थर्ड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या कहा है, इफ दिस डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड diagrammatically represent the position of the dipole in stable and unstable equilibrium and write the expression for the torque acting on the dipole in both the cases। सर both the cases, चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो, दोनों केस में टॉर्क जीरो होता है, तो क्या ही एक्सप्लेन लिखोगे। ठीक है, मैं आपको इसका कंडीशन बताता हूँ जो डायग्राम उन्होंने पूछा है। ठीक है, पहले कंडीशन में कहा है इन्होंने पहले पार्ट में स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका डायग्राम देख लो, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने ई नहीं दिया है, इन्होंने दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट, तो बना लो भाई, ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना है ये हमारा ई नॉट। इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में बताया था थीटा की वैल्यू 0, यानी कि जो डाइपोल है हमारा इसी में अलाइन हो जाएगा। यहाँ प्लस क्यू, ये हमारा माइनस क्यू, इधर फोर्स लगेगा माइनस का क्यू ई, इधर लगेगा हमारे पास प्लस क्यू ई। कोई भी हमारा यहाँ पे थीटा आप 0 लिख सकते हो, यू हमारी क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस केस में कोई भी इस पे टॉर्क नहीं लग रहा है क्योंकि हमारा रोटेशनल फोर्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, यानी कि टॉर्क का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा 0, या फिर कह सकते हो टॉर्क जो होता है वो पी ई साइन थीटा के बराबर होता है, और साइन थीटा जो है बेटा वो कितना है 0। अगर साइन 0 0 है तो आंसर कितना आ जाएगा 0। दूसरी कंडीशन में कहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का डायग्राम बताइए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखो भाई, ये हमारे पास एक हो गया, ये हो गया ई नॉट। ठीक है, अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये उस कंडीशन में रुक ही नहीं सकता, यानी कि ये अपोजिट, इसको घुमाते हुए ले गए वर्क किया और इसको लेके गए हम लोग इस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ कितना आ गया प्लस का क्यू ई, ठीक है, प्लस का क्यू और यहाँ माइनस क्यू, बस डायरेक्शन इसमें अपोजिट हो गई। यहाँ पे 2a है डिस्टेंस, आप देख सकते हो थीटा अब कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, यू कितना हो गया इसमें मैक्सिमम, टॉर्क अगेन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि पी साइन थीटा होता है, साइन 180 हमारा 0 होता है। तो ये कंडीशन होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, ये होती है स्टेबल। सीख पहले जो कहते डायग्राम मैंने आपको बता दिए, साइन 180 0। ठीक है, ओके, कॉस 180 इज -1। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 के साथ ही हम अपने फर्स्ट पार्ट को एंड करते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चंस को कॉपी किया होगा और आप रिवाइज जरूर करेंगे। हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स के लिए आप लोग वेट करते रहिए। विद इन अ डे और 2 यू विल रिसीव द नेक्स्ट पार्ट 21 ऑनवर्ड्स। ओके बच्चों, thank you everyone for the class and good luck for your board exams.